प्यारे बच्चों नमस्कार। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल शुरू करने जा रहे हैं। चार सवाल हमने कर लिए हैं। देखिए 5वें सवाल में क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। हमारे पास कोई संख्या है 6 की पावर n। ये कहता है कि n का हम कोई भी मान लें तो क्या जो संख्या आएगी उसको हल करने के बाद उसका इकाई का अंक 0 हो सकता है। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हम कुछ ऐसी संख्याएं लेते हैं जो 0 पर समाप्त होती हैं, जैसे 20। देखिए 20 का हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 10 पे जाएगा, 2 से फिर भाग करेंगे 5 पे जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 1 पे जाएगा। हम 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लिया मैंने 40 ले लिया, ये भी 0 पे समाप्त हो रही है। इसके भी अभाज्य गुणनखंड बना के देखते हैं। 20, 2 से भाग करेंगे 10, फिर 2 से भाग करेंगे 5 और 5 से भाग करेंगे तो 1। 40 को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 5 आता है। 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 5 आता है। इसका मतलब है कि 20 के जो भी संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी उनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का आना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी 0 वाली संख्याएं होती हैं वो 10 का मल्टीपल होती हैं और 10 हमारा 2 गुणा 5 होता है। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी उनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 जरूर आएगा। अब चलते हैं अपने सवाल पे। अपने सवाल में क्या कहता है वो, कोई संख्या है 6 की पावर n और n जो है वो प्राकृत संख्या है। n का हम कोई भी मान लें, मान लेता मैं n का मान 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2 हो जाएगा 36। मैं अगर 6 की पावर 3 लूँ तो ये हो जाएगा 216। 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अगर मैं n का मान 4 लूँ तो ये हो जाएगा 216 गुणा में 6। 6 6 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296। देखिए यहाँ से क्लियर है कि मैं n का मान कोई भी लूँ तो हमारा इकाई का अंक आ रहा है 6। तो क्या कोई n का ऐसा मान भी हो सकता है कि हमारा इकाई का अंक 0 आए, मतलब वो 0 पे समाप्त हो? तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि 0 पे समाप्त नहीं होगी। 6 का n का मान कोई भी लें तो वो संख्या 6 पर ही समाप्त होगी। ठीक है, वो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे कैसे? हमें पता तो चल गया, ठीक है, लेकिन अब उस बात को लिखेंगे कैसे? देखिए हमें पता है कि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना जरूरी है।
ठीक है। लेकिन 6 की पावर n में 6 की पावर n में n का कोई भी मान लें, कोई भी मान लेने पर अभाज्य गुणनखंड दो व 3 के रूप के हैं। कैसे? देखिए, 36 के मैं अभाज्य गुणनखंड बना रहा हूँ। 2 से भाग करेंगे 18, 2 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 1। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है? 36 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 3। ठीक है। अगर मैंने n का मान लिया है 3, तो 6 की पावर 3 में 216 आया। 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ देखिए, 216 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 से भाग करेंगे 108, 2 से भाग करेंगे 54, 2 से भाग करेंगे 27, 3 से भाग करेंगे 9, 3 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे तो 1। यहाँ से क्लियर है कि हम n का मान कोई भी लें, n का मान 2 लिया तो 36 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 आ रहा है। ठीक है। n का मान जब मैंने 3 लिया तो 216 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 आ रहा है। तो इससे क्लियर है कि n का मान कोई भी लें तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा, लेकिन 6 की पावर n में n का कोई भी मान लेने पर अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 के रूप के हैं। इनमें 5 नहीं है, जबकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 का होना जरूरी है। अतः किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं हैं। उसने कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो हम एक एक करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहली संख्या है हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। देखिए, इस सवाल में यहाँ पे ये क्लियर है कि इसमें भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? 7 गुणा 11 गुणा, इस 13 की जगह 1 बच गया, जमा 1। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11 सतहत्तर जमा 1। 13 गुणा
78। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस संख्या का 13 एक गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट है कि 13 दी हुई संख्या का एक गुणनखंड है, अर्थात दी हुई संख्या 13 से भाग होगी। यह संख्या 13 से भाग होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या भाज्य संख्या है। अतः दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब है ये अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो रही है, मतलब 13 से भी भाग हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। ये सवाल भी बिल्कुल जैसे हमने पहला सवाल किया है बिल्कुल उसी तरह का है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणा 6, 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 कॉमन लिया है तो 5 एकम 5, यहाँ 1 बच जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 5 गुणा, देखिए इसको हम गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 को हम 42 से गुणा करेंगे, 7 से 42 गुणा 24 जमा 1 भी है हमारे पास। तो यहाँ पे हम 42 की और 24 की गुणा कर लेते हैं। 42 को हम 24 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 9, 6 और 4 10, 1, 1 और 1 2 और 8 10, ये 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 गुणा 1008 जमा 1। तो इसका हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1009। देखिए 5 इससे गुणा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इस संख्या का गुणनखंड है। तो वही लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने पहले लिखी है। क्या यहाँ स्पष्ट है कि 5 दी हुई संख्या का एक गुणनखंड है, अर्थात दी हुई संख्या पाँच से भाग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दी हुई संख्या 5 से भाग होती है तो इसका मतलब ये है कि दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। अतः
दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमने लिखना था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले मैं एक आकृति बना लेता हूँ। ये हमने खेल का मैदान बना लिया जो कि वृत्ताकार है, और इस मैदान पर किसी लाइन पर वे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। ये है सोनिया और ये है रवि। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर है 18 मिनट। ठीक है, रवि कितने समय लेता है? 12 मिनट। तो रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर है 12 मिनट। ठीक है, अब दोनों एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो वो कहता है कि दोबारा वो इसी लाइन के ऊपर कब मिलेंगे। वैसे तो देखिए वो चक्कर लगाएंगे तो कई बार आपस में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो कम से कम समय में कब मिलेंगे इसी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। क्यों? हमारा प्रश्नावली 1.1 में आपको याद होगा, मैंने बताया था, तीसरा क्वेश्चन था शायद, उसमें लिखा हुआ था अधिकतम स्तंभ कितने होंगे। तो जहाँ अधिकतम आता है वहाँ मैंने बताया था एचसीएफ निकालना है, और जहाँ पे न्यूनतम या कम से कम हो वहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे कम से कम समय की बात हो रही है कि पहली बार वो कम से कम समय में कब मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम निकलेगा किसका? 18 और 12 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 18 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 12 के भी बना लेते हैं। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 18 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब हमें पता है एलसीएम क्या होता है। जो हमारी कॉमन संख्याएं हैं उनकी गुणा तो करनी ही है। कॉमन संख्या एक 2 है, एक 3 है, इनकी गुणा तो हम करेंगे। और जो हमारी बची हुई संख्याएं हैं उनकी भी गुणा करनी है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इसकी भी गुणा करेंगे। इसमें 2 बचा हुआ है, इसकी भी गुणा करेंगे।
तो गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो एलसीएम आ गया इनका 36। तो इसका मतलब है कि सोनिया और रवि दोबारा 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः सोनिया व रवि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।